उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, इंदौर से ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से इंदौर डिक्लेरेशन अपनाया। प्राकृतिक खेती के लिए ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला। डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क का समन्वय भारत और आईआईटी दिल्ली करेंगे। पारंपरिक बीजों और किसानों के अधिकारी की सुरक्षा के लिए विश्व मंच बनेगा। खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार और जलवायु अनुकूल खेती पर साझा रणनीति तैयार। इंदौर से दुनिया को मिली कृषि विकास का नया विजन। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में अपनाया गया इंदौर डिक्लेरेशन। 21 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बनेगा नया ब्रिक्स नेटवर्क। डिजिटल एग्रीकल्चर में भारत निभाएगा नेतृत्वकारी भूमिका। बीज संरक्षण और किसानों के अधिकारों पर बड़ा फैसला। खाद्य सुरक्षा और कृषि व्यापारी बने साझा रणनीति। शिवराज सिंह चौहान बोले, ब्रिक्स देशों के करोड़ों किसान को मिलेगा फायदा। कृषि और किसान कल्याण विभाग के मेरे दोनों सहयोगी मंत्री आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, आदरणीय भागीरथ चौधरी जी उपस्थित है। कृषि सचिव अतीश चंद्रा जी उपस्थित है। आईसीआर के डीजी और सचिव डेयर एमएल जाट, हमारे प्रमोद जी और अजीत जी कृषि किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित है। आज मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। ब्रिक्स देशों के कृषि समूह की मंत्री स्तरीय बैठक और अधिकारी स्तरीय बैठक आज सानंद और सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। मित्रों, ब्रिक्स देश दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 50% आबादी इन देशों में रहती है दुनिया की। 42% कृषि का भूभाग ब्रिक्स देशों के पास है और 68% कृषि जोतें ब्रिक्स कंट्रीज के पास है और विश्व के खाद्यान्न उत्पादन में 42% योगदान ब्रिक्स कंट्रीज का है। आज वैश्विक मंच पर ब्रिक्स समूह एक प्रभावी समूह बनकर उभरा है और हमारे लिए भी आनंद का विषय है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और ब्रिक्स के कृषि समूह की दोनों बैठकें मंत्री स्तर की, उसके पहले अधिकारी स्तर की अभी संपन्न हुई है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में जब चिंता का वातावरण है, तब ब्रिक्स देशों की ये बैठक के परिणाम पूरी दुनिया को नई आशा और विश्वास का संदेश देंगे। मित्रों, वैश्विक संकट के बीच ब्रिक्स की बैठक बहुत सफल रही है, परिणाम उन्मुखी रही है और ऐतिहासिक रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण पहलें और साझा सहमतियां बनी हैं। पहलें शुरू होंगी और सहमतियों पर काम होगा और ये पहल और सहमतियां सदस्य देशों के बीच सहयोग को नई दिशा प्रदान करेंगी। मैं अब इस बैठक में जो चर्चाएं हुई और उपलब्धियां हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सदस्य देशों और सहयोगी देशों के लगभग 60 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 100 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में 4 प्रमुख रूप से प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। एक, दुनिया और ब्रिक्स देशों की खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। भरपूर अन्न सबको मिले, अनाज तो मिले लेकिन पौष्टिक आहार भी मिले, ये भी चर्चा की सोच में था। और इसके साथ साथ
दुनिया को अन्न देने वाले, सबको भोजन कराने वाले अन्नदाता किसान की आजीविका को भी हम सुनिश्चित करें और बेहतर बनाने का काम करें। दूसरा, कृषि व्यापार और सहयोग को बढ़ावा मिले। ब्रिक्स देशों के बीच आपस में कृषि व्यापार बढ़े, आपस में सहयोग हो, इस पर चर्चा हुई। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि ये धरती केवल इसी पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उनके लिए भी धरती या भूमि या खेत उर्वरा बने रहें, इस पर भी चर्चा हुई है। और फूड सिस्टम और कृषि के लिए नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। इस बैठक की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, बहुमूल्य सुझाव आए, विचार विमर्श हुआ, उनमें से जो चीजें निकली है उसको लेके एक डिक्लेरेशन, एक संयुक्त घोषणा आज सर्वसम्मति से ब्रिक्स कंट्रीज ने की है। और ये घोषणाएं चूंकि इंदौर में हुई है, इसलिए इनको इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाएगा। ये सारी जो घोषणा हुई है, ज्वाइंट घोषणा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन, उसका केंद्र रहा है किसान। किसान को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, व्यापार, नवाचार, निवेश, क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती और सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता हमारा ये डिक्लेरेशन है। इसके जो प्रमुख बिंदु है, उनमें से एक ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की स्थापना। ये स्थापना की जाएगी और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हम नेटवर्क की स्थापना तो इसकी करेंगे ही, पुनर्योजी, प्राकृतिक, जलवायु सहिष्णु कृषि को बढ़ावा देने की। आपके ध्यान में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कई वर्षों से जोर दे रहा है प्राकृतिक खेती पर, जैविक खेती पर, केमिकल और फर्टिलाइजर के संतुलित उपयोग पर, और अत्यधिक इस्तेमाल के कारण आने वाले खतरों के प्रति भारत पहले से ही सचेत करता रहा है। और आज दुनिया ने, ब्रिक्स कंट्रीज ने भी उसके महत्व को समझा है और इसलिए ये नेटवर्क स्थापित होगा। भारत में इस नेटवर्क के अंतर्गत प्राकृतिक खेती से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र के रूप में, सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग के रूप में, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, मोदीपुरम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जवाबदारी भारत को मिली है। ये नेटवर्क संयुक्त अनुसंधान, रिसर्च और उसका आदान प्रदान, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम और एक दूसरे देशों में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को लेकर जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उसको भी एक दूसरे से शेयर करेंगे, आदान प्रदान करेंगे और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने पर काम करेगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करें, ये इसका मुख्य विषय होगा और उस दृष्टि से कृषि प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। स्थापित होगा, जिसकी घोषणा आज ज्वाइंट डिक्लेरेशन में हुई है, वह है ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर की स्थापना। यह डिजिटल एग्रीकल्चर पर नेटवर्क, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
और डेटा आधारित कृषि समाधानों के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगा। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि इसका समन्वय भी आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। नेटवर्क में हिस्सा सब लेंगे, आदान प्रदान सहयोग सब करेंगे, लेकिन समन्वय का काम भारत के पास, आईआईटी दिल्ली के पास रहेगा। ये एक आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इनोवेशन के बीच एक सशक्त सेतु स्थापित करेगा। जो नवाचार होंगे उनको अधिक सुदृढ़ कर किसानों के पास पहुंचाने का काम करेगा। एक और महत्वपूर्ण फैसला इस बैठक में हुआ है, ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम की स्थापना। हम सब जानते हैं कि भारत जैसे देशों में सैकड़ों नहीं हजारों सालों से खेती होती है और कई हमारे परंपरागत बीज हैं जिनका अस्तित्व आज संकट में नजर आता है। ये बात सही है कि नए बीजों की भी जरूरत है, नई किस्मों की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमारी जो बीजों की विरासत है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसलिए देसी बीजों की विविधता बनी रहे, वो विलुप्त ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कभी सरबती बचे ही ना। किसानों के परंपरागत ज्ञान को भी सुरक्षित और संरक्षित रखना है, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल है। देसी बीज न केवल हमारी जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि इनको सुरक्षित, संरक्षित रखने का काम होगा और कैसे उनका बेहतर उपयोग हो सकता है उसकी कोशिश होगी। चौथा जो महत्वपूर्ण पहल या फैसला है वो है ब्रिक्स एग्रो इनपुट जेनेटिक रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन नेटवर्क की स्थापना। मित्रों, कृषि आदानों का, इनपुट्स का, बीजों का और आनुवंशिक संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये सदस्य देशों के बीच कृषि आदानों और आनुवंशिक संसाधनों के क्षेत्र में सूचना का आदान प्रदान भी करेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करेगी, तकनीकी सहयोग और साझेदारी को भी बढ़ावा देगी। दो पहल जो पहले से चल रही उनको और मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। एक तो पहले से ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये पिछली बार ब्राजील में बना था ब्रिक्स की बैठक के दौरान, उसे और सुदृढ़ करते हुए उसे एक सशक्त नॉलेज टू एक्शन हब के रूप में विकसित करने पर सहमति बनी है। अनुसंधान तो लैब में होते हैं, रिसर्च होती है, लेकिन वो जल्दी लैंड तक कैसे पहुंचे, लैब से किसान तक कैसे पहुंचे, इस पर काम होगा। नवाचारों का तेजी से प्रसार हो, केवल किसी एक देश या कुछ लोगों के पास सीमित ना रहें, और व्यवहारिक समाधान विकसित करने में भी इससे सहायता मिलेगी। दूसरा, कृषि व्यापार और सहयोग के क्षेत्र में निष्पक्ष, समतामूलक, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भी ब्रिक्स ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी क्रम में ब्रिक्स ग्रैंड एक्सचेंज पहल पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए भारत द्वारा आयोजित विशेष संवाद ने सदस्य देशों के बीच रचनात्मक विमर्श को नई गति प्रदान की है। इसका लाभ भी सदस्य देशों को निश्चित तौर पर मिलेगा। कई विषयों पर तकनीकी चर्चा हुई है, जिसमें फूड लॉस का, खाद्य हानि जो होती है कटाई से लेके बाजार तक जाने में, उसको हम कैसे रोकें, और कई बार एक दूसरा लॉस भी होता है, वेस्ट होता है, बचा हुआ
खाद्यान्न वो भी बहुत नुकसान पहुंचाता है और वो कार्बन गैसों का उत्सर्जन भी करता है, तो उसको कैसे रोका जाए उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। और पशुधन में भी कई बार नए टीके बनते हैं, कोई बीमारी आती है तो कैसे उसका मुकाबला करें, अच्छा फीड कैसे मिले, एक देश में अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही तो दूसरा देश उससे कैसे सीखे, पशुओं को अच्छा चारा कैसे मिले, इस पर भी चर्चा हुई है। और हमारे एडवांस फिशरीज और एक्वाकल्चर डेवलपमेंट पर भी चर्चा हुई है। सामान्य चर्चा कई विषयों पर हुई है जिसके विस्तार में मैं अभी नहीं जा रहा। दक्षिण सहयोग, तकनीकी साझेदारी, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, कृषि क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान, इनको सुदृढ़ करने की साझा प्रतिबद्धता भी इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इसके साथ ही किसान, विशेषकर लघु और सीमांत किसान, जिसको कुछ देशों में फैमिली फार्मर्स के नाम से भी जाना जाता है, उनका कल्याण, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़े, इस पर भी, और कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास हो, इस पर भी व्यापक चर्चा हुई है। मित्रों, आज हमने जिस संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया है वह ब्रिक्स कृषि सहयोग को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और न केवल हमारे किसानों को, खाद्य प्रणालियों को, ग्रामीण समुदायों को अधिक समावेशी भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये घोषणा पत्र केवल सहमति का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ब्रिक्स देशों की सामूहिक इच्छा शक्ति, साझा उत्तरदायित्व और कृषि के माध्यम से अधिक सुरक्षित, समृद्ध एवं टिकाऊ भविष्य के निर्माण की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। और सब ने मिलकर यह तय किया कि इसको ज़मीन पर ले जाने में सब मिलकर सामूहिक रूप से हम लोग प्रयास करेंगे। कल मंत्री स्तरीय जो संवाद हुआ था उसके विषय आपके ध्यान में आए होंगे। छोटे किसान, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़े और उसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा मजबूत हो, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अतिरिक्त कई द्विपक्षीय बैठकें भी हुई है सदस्य देशों के बीच में। अलग अलग देशों ने साथ मिलकर कृषि व्यापार को बढ़ाने, रिसर्च के आदान प्रदान, उस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा की है, जो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, आदान प्रदान बढ़ाने के लिए। आज सवेरे हमने 9 बजे यहाँ मेघदूत गार्डन में सभी सदस्य देशों ने वृक्षारोपण का काम भी किया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आह्वान, एक पेड़ मां के नाम, उस भावना को आगे बढ़ाते हुए ब्रिक्स वाटिका की स्थापना, इंदौर में तो पहले ग्लोबल पार्क बना था, फिर शायद यूरो रशियन पार्क, उसकी स्थापना भी हुई थी, और अब ब्रिक्स वाटिका भी अपने भारत ने दुनिया के स्वच्छतम शहरों में से एक इंदौर में हम लोगों ने वृक्षारोपण करके उसकी स्थापना भी की है। मैं आज सचमुच में इंदौर को और इंदौर की जनता को हृदय से धन्यवाद दूंगा। मालवा की परंपरा के अनुरूप जो आतिथ्य और सत्कार इंदौर की धरती पर डेलीगेट्स का हुआ है, उससे वो सब गदगद और प्रसन्न थे। इंदौर की 56 दुकान हो, राजवाड़ा हो या मांडू का उनका भ्रमण हो, सब उनकी स्मृति पटल पर वर्षों तक अंकित रहेगा। इसलिए इंदौर वासियों का, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम का भी भरपूर सहयोग मिला है, और विशेष रूप से भारत सरकार के भी सभी डिपार्टमेंट्स को, विभागों को, विदेश विभाग को, पशुपालन मछली पालन विभाग को, कॉमर्स को, फूड प्रोसेसिंग को, नीति आयोग को, कुल मिला के हमने जो काम किया, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की सफलता है वो। और उसके कारण ये जो बैठक है ब्रिक्स देशों की, इंदौर बैठक, बहुत अभूतपूर्व हुई है। एक साथ इतने फैसले सबकी सहमति से ये पहले संभव नहीं हुए, इसलिए बहुत सार्थक
और सफल रही है, जिसका लाभ ब्रिक्स देशों को तो मिलेगा, दुनिया को भी मिलेगा। धन्यवाद।